नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो एक लंबे समय बाद हम सभी मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मुगल साम्राज्य की चर्चा की थी और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। हुमायूं की असफलता के पश्चात फिर जो है दिल्ली पर किसका शासन हो जाता है सूरवंश, जो कि किस एक और नाम से जाना जाता है, द्वितीय अफगान वंश। यानी कि प्रथम अफगान वंश के नाम से कौन जाना जाता था? लोदी वंश जो था वो प्रथम अफगान वंश, और सूरवंश द्वितीय अफगान वंश के नाम से या साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत मेनली जो हमारी आज के सेशन में चर्चा है वो है शेरशाह सूरी की। उसके पश्चात शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियान, प्रशासनिक व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सूरवंश में जो सबसे प्रमुख शासक रहा वो शेरशाह सूरी था। उसके पश्चात जो शासक रहे वो इतने योग्य शासक नहीं थे। तो मेनली जो आज हमारी सेशन में चर्चा होने वाली है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल से ही होने वाली है। और फिर पुनः एक बार दिल्ली पर किसका शासन हो जाएगा? मुगलों का शासन हो जाएगा। यानी कि फिर से जो है हुमायूं शासक बनता है और फिर एक लंबे समय काल तक जो है मुगल साम्राज्य बना रहता है। तो चलिए देर न करते हुए हम सेशन की तरफ बढ़ें। सूरी वंश, हमारी सेशन में कई बार चर्चा हुई है इस बारे में, अभ्यास बैच के बारे में। ये बैच जो शुरू की गई थी वो मेनली यूपीपीसीएस प्री और आरओ इन दोनों प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और इसमें हमारी कोशिश ये रही कि हम लगभग 3000 प्लस महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व कराएं, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहे और जिसके पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। इस सेशन में इस बैच में जो टीम आपको पढ़ाती है उसमें पॉलिटी जो पढ़ा रहे हैं वो योगेंद्र सर, हिस्ट्री मैं कवर करा रही हूँ, आरपी सर इन्वायरमेंट और जियो पढ़ाते हैं, अनुज सर मैप कवर करा रहे हैं पूरा। इसके अलावा करंट की जो क्लासेस होती है वो अनुराधा मैम की, ये टोटल लगभग 12 से 15 महीनों का करंट कवर कराएंगी। इसके अलावा नेहा मैम जो है ये साइंस कवर करा रही हैं और प्रभा मैम की हिंदी की क्लासेस होती है। ये जो हमारी क्लास है वो 3 से 5 दोपहर में 3 से 5 2 घंटे तक चलती है और ये पर डे अलग अलग टीचर की क्लास होती है उनके सब्जेक्ट के अनुसार पे। तो इस सेशन में जुड़ना ना भूलें क्योंकि ये आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त टीचर के टाइमिंग को लेकर कई बार आपके सवाल होते हैं, तो एक नज़र इस पर भी देखते हैं। करंट की जो आपकी क्लास चलती है करंट अफेयर्स की, वो अनुराधा मैम की 12 बजे से चलती है। उसके पश्चात जो क्लास होती है वो हिंदी की 1:30 से। उसके बाद थ्योरी की क्लास यानी हिंदी और जो हिस्ट्री की क्लास होती है इसके बीच ही अभ्यास बैच की क्लास चलती है। तो फिर हिस्ट्री की जो थ्योरी की क्लास है ये 5:30 से। उसके बाद नेहा मैम की जीके जीएस की क्लास 7 PM और उसके बाद आपकी क्लास होती है जियो की 8:30 से आरपी सर की। तो ये कुछ जो है टीचर के क्लास के टाइमिंग की, और ये कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिस पर एक नज़र हम डालते हैं। तो अगर आप हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करना है। ऐप क्या है? सुख श्रेष्ठ एकेडमी, और लोगो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम आईडी है सुख श्रेष्ठ एकेडमी। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारा फेसबुक पेज है सुख श्रेष्ठ एकेडमी और इंस्टाग्राम है सुख श्रेष्ठ एकेडमी, एक साथ ही है। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा जीमेल आईडी है
sukhshrestacademy@gmail.com। और आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा कॉल और व्हाट्सएप नंबर है 9817945252। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो चर्चा हमारी होने वाली है वो होने वाली है सूरवंश या फिर द्वितीय अफगान वंश। इनकी शुरुआत कब होती है? जब 1540 ईस्वी में, क्योंकि 1539 और 40 दोनों में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है और दोनों ही युद्धों में कह सकते हैं कि हुमायूं पराजित होता है। 1540 में कन्नौज के युद्ध के पश्चात जब हुमायूं की पराजय होती है तो उसके पश्चात दिल्ली और आगरा पर जो अधिकार हो जाता है वो किसका हो जाता है? शेर शाह सूरी का। और इसी के और इन्होंने जिस वंश की नींव रखी वो सूरी वंश या फिर द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के अगर प्रमुख शासक की मैं बात करूं तो एकमात्र प्रमुख शासक थे शेर शाह सूरी, जिनका शासनकाल अगर मैं कहूं तो 15 से 40 से 45 तक रहा था। इसके पश्चात कह सकते हैं कि जो शासक रहे वो कम समय काल के लिए रहे या फिर वो इतने योग्य शासक नहीं रहे या उनके समय काल में ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए या कोई प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था जिसकी हम विस्तार से चर्चा करें। तो हम मेनली जो चर्चा करेंगे आज के सेशन में वो शेर शाह सूरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे कि हम एक नजर देख लेते हैं। कभी कभी प्री एग्जाम में ऐसा होता है कि फैक्चुअल पूछा जाता है तो एक नजर बस हम देखें। तो इनका जो जन्म हुआ था शेर शाह सूरी का वो हुआ था 1472 ईस्वी में। यहाँ एक बात याद रखिएगा, किसी किसी स्रोतों में ये लिखा हुआ है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1486 यानी कि 1486 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नरनौल परगना। जैसे कि सरकार को इनके समय काल में क्या होता था कि पहले सरकार यानी कि जिले होते थे, सरकार जिले को कहा जाता था। उसके पश्चात जिले को परगने में विभाजित किया जाता था और फिर परगनों को गांव में। तो नरनौल परगना जो है, जो कि वर्तमान के हरियाणा वाले रीजन में आपका होगा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था हसन खां सूरी था। हसन खां सूरी था। इनके बचपन का नाम जो था फरीद खां। बचपन में इनका नाम फरीद खां था, लेकिन बाद में जो बिहार के सूबेदार थे, कौन थे? बहार खां लोहानी। इन्होंने एक शेर की हत्या करने पर, यानी कि फरीद खां द्वारा जब एक शेर की हत्या की जाती है तो उसके बाद इनका नाम शेर खां रख देते हैं। कौन रखते हैं? तो वो बिहार के सूबेदार थे, बहार खां लोहानी द्वारा रखा जाता है। और बाद में जब ये चौसा के और कन्नौज के युद्ध में जीत हासिल कर लेते हैं और फिर आगरा और दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाता है, तो फिर जिस वंश के नाम से जाना जाता है सूरी वंश, उसके ही नाम पर इनका नाम जो है शेर शाह सूरी कर दिया जाता है। तो फरीद खां था, ये बचपन से काफी योग्य कह सकते थे, योग्य थे, एक अच्छे कुशल सैनिक भी थे, एक अच्छे प्रशासक थे। तो इनकी योग्यता को देखते हुए जो इनके पिता थे, कौन? हसन खां सूरी, जो कि उस समय सहसराम, जो कि वर्तमान में बिहार का सासाराम का क्षेत्र है, मध्यकाल में वो सहसराम के नाम से जाना जाता था, वहां के सूबेदार थे। और बिहार में एक और क्षेत्र था अररिया में, वहां के इनके पिता जो थे ना, जागीरदार कह सकते हैं, नियुक्त थे। तो अपने पुत्र की योग्यता को देखते हुए या फिर एक कौशल सैनिक होने की या प्रशासक होने की योग्यता को देखते हुए इनके पिता ने अपने बेटे को वहां की जागीर सौंप दी। लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है कि जो फरीद खां थे ये बाद में दौलत खां के नेतृत्व में आगरा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं?
आगरा चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 1522 की बात है, 1522 ईस्वी में दक्षिण बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां के जो सूबेदार थे बहार खान लोहानी, इन्हें नियुक्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ही कुशल सैनिक भी थे कह सकते हैं, और उसके साथ एक अच्छे प्रशासक भी थे। तो ये जब नियुक्त करते हैं तो उसी समय जो है फरीद खां एक शेर की हत्या करते हैं, और फरीद खां को बहार खान लोहानी कौन सा नाम देते हैं? शेर खां। ये याद रखिएगा। और इतना ही नहीं, ये अपने जो बेटे यानी कि बहार खान लोहानी का पुत्र कौन था? जलाल खां। ये जलाल खां का संरक्षक किसे नियुक्त कर देते हैं? शेर खां को। यानी कि बहार खां लोहानी अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक जो है वो शेर खां को नियुक्त कर देते हैं। बाद के शासनकाल में क्या होता है कि आगे चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में क्या करते हैं कि ये बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। कौन? यानी कि शेर खां या फिर शेरशाह सूरी जो होता है, चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। 4 प्रमुख युद्धों की हमने चर्चा की थी बाबर के समय काल में। पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, और उसके पश्चात घाघरा का युद्ध हुआ था। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हम कहें तो 1528 में हुआ था। मेदिनी राय जो कि चंदेरी के शासक थे, मेदिनी राय और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो इसमें बाबर का साथ दिया था किसने? शेर खान ने। उसके पश्चात फिर 15 घाघरा का युद्ध, ये कब हुआ? 1529 में। ये हुआ था अफगानों के साथ। बाबर और अफगानों के मध्य जो हुआ था वो हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, और उसमें जो नेतृत्व किया था अफगानों की तरफ से वो किया था महमूद लोदी ने। क्योंकि जब प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ, वो हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, पानीपत का युद्ध, उसमें भी बाबर की जीत हुई थी, और इसमें भी जो है बाबर की जीत हुई थी। और उस समय घाघरा के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी महमूद लोदी के साथ थे। महमूद लोदी के साथ कौन थे? शेरशाह। यानी कि अब ये मुगल जो है मुगलों के साथ ना होकर किसके साथ हो गए थे? अफगानों के साथ हो गए थे। और इसी समय शेरशाह सूरी ने बाबर को कहा था एक संदेश भेजकर कि इस युद्ध में वो निष्क्रिय रहे। उसके पश्चात फिर क्या होता है? 2 मुख्य युद्ध फिर होता है। ये हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं सिर्फ, कौन कौन से कैसे जो है सूरवंश की नींव पड़ती है, कैसे सूरवंश का जो है शासन आगरा और दिल्ली पर होता है। फिर 2 युद्ध प्रमुख हुए हैं, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ है आपका 1539 में। किसके किसके मध्य हुआ है? तो ये हुआ है हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। ये युद्ध कब हुआ था? जब हुमायूं बंगाल विजय के पश्चात लौट रहा था, तो बिहार में बक्सर के पास एक स्थान है चौसा। इसी स्थान पर जो शेरशाह थे, इनके सेनाओं ने हुमायूं को घेर लिया, और इनके बीच जो युद्ध हुआ वो चौसा का युद्ध कहलाया। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी की ही जीत हुई थी। और फिर इसी जीत के पश्चात यानी चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने ये उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, चौसा के युद्ध के बाद ही शेरशाह ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। फिर क्या हुआ? जब 1539 के युद्ध में हुमायूं हार जाता है, तो अपने विजित जो कि क्षेत्र हार गया था, वो उन हारे हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए यह फिर से विलग्राम, इसे एक और नाम से जानते हैं कन्नौज का भी युद्ध करते हैं। कन्नौज के पास जो है 1540 में 1540 में फिर से उन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है। और उसी के पश्चात जो शेरशाह था उसका जो है दिल्ली और आगरा पर शासन हो जाता है,
और वहां पे कह सकते हैं कि सूरी वंश या फिर द्वितीय अफगान वंश का जो है शासन हो जाता है। यहां से हुमायूं जब पराजित हो जाता है, पिछली क्लास जो हमारी हुई थी इसमें हमने हुमायूं की असफलता के बारे में शायद चर्चा की थी, वहीं तक चर्चा हो पाई थी, आगे क्लास पूरी नहीं कर पाई थी मैं। तो जब हुमायूं यहां से निष्कासित हो जाता है, क्योंकि हुमायूं अब मुगलों का शासन रहता नहीं, तो हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए ईरान चला जाता है। फिर वहां पर वो शादी कर लेता है हमीदा बानो बेगम से, फिर अकबर का जन्म भी वहीं होता है। और फिर वापस 1545 में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तो ये पुनः काबुल और कंधार पर अधिकार करता है। फिर जब 1553 में उसके पुत्र जलाल खां की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जलाल खां की मृत्यु के पश्चात ही सूरी वंश विघटित होने लगता है, तो हुमायूं फिर लाहौर पे अधिकार करता है। फिर 1555 तक आते आते वो पूरे पंजाब प्रांत पर अधिकार कर लेता है, और 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में वो सूरी जो शासक था उसे हराकर पुनः एक बार जो है किस वंश की नींव रख देता है, या फिर नींव नहीं रखता है, किस वंश मतलब अब दिल्ली पर किसका अधिकार, तो पुनः एक बार जो है मुगलों का शासन शुरू हो जाता है, और फिर एक लंबे समय काल तक उनका शासन बना रहता है। तो 1540 में इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं की पराजित होती है, और यहीं से कहीं ना कहीं जो है सूरी वंश जो है दिल्ली पर शासन करने लगते हैं। ये उपाधि चौसा युद्ध के पश्चात। राज्य विस्तार की बात करें तो शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि ये मध्यकाल का एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली योग्य शासक था। इसने काफी साम्राज्य विस्तार भी किया था। इसके अतिरिक्त ये एक कुशल सेनापति या सैनिक भी था। और तो इसने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ये पूर्व में बंगाल तक, जो पूरा बिहार पश्चिम बंगाल आज वर्तमान का है, तो वो क्षेत्र, और पश्चिम में ही सिंध तक, ये पूरे क्षेत्र पर जो है इसने अधिकार कर लिया था। किसने? वो शेरशाह सूरी ने। तो अब हम चर्चा करेंगे उसके राजनीतिक अभियानों की, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हो रही थी हम इस बात की कर रहे थे कि किस तरह शेर शाह ने जो है दिल्ली और आगरा पर शासन किया, अपने जो है साम्राज्य की नींव रखी। अब जो हम उसके राजनीतिक अभियानों की बात करेंगे कि जब उसका शासनकाल हुआ तो कौन से प्रमुख राजनीतिक अभियान हुए और कैसे उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और देन फिर हम उसकी प्रशासनिक भू राजस्व व्यवस्था पर भी नजर डालेंगे। राजनीतिक अभियानों की अगर हम बात करें तो 4-5 जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें गखरों का युद्ध 1541 का, उसके बाद मालवा का अभियान 1542 का, रायसीन का अभियान 1543 का, मारवाड़ का अभियान 1544 का, और कालिंजर का अभियान 1545 का। और इसी अभियान के तहत जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कि 5 वर्ष के शासन काल में इसके 5 प्रमुख जो है सैन्य अभियान या फिर राजनीतिक अभियान रहे, 41, 42, 43, 44 और 45 में। गखर जो है पंजाब प्रांत जो है, जिसमें कि अब भारत का पंजाब और फिर पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, वो समय, क्योंकि उस समय तो बंटवारा हुआ नहीं था, पूरा क्षेत्र एक ही था, तो जो पंजाब प्रांत है इसमें एक जाति होती है गखर, जिसमें अगर हम बात करें तो अभी देखा जाए तो इसमें मेनली मुस्लिम बहुसंख्यक है और जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, यानी गखरों में। ये बहुत ही योग्य जो थे ना सैनिक थे, ये लूटपाट करते थे बहुत ही। यहाँ तक कि जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो गखरों का प्रमुख था, यानी कि जो इसका प्रमुख था, वो अकबर के शासन काल में सूबेदार भी, जो पंजाब प्रांत था वहां का सूबेदार भी नियुक्त हुआ था। तो गखर जाति के साथ इसका 1541 में युद्ध होता है, वहां पर जीत हासिल करता है। उसके बाद गखरों से ही युद्ध के पश्चात जो क्या करता है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यानी उत्तर और पश्चिम का प्रांत है, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से रोहतासगढ़ किले का निर्माण करता है। कौन? जो शेर शाह सूरी है, वहां पर सुरक्षा के पर्पज से रोहतासगढ़ किले का निर्माण करता है।
उसके पश्चात मालवा का अभियान। मालवा, जब हम तुगलकों के बारे में पढ़ रहे थे तो जो अंतिम समय काल में तुगलकों का शासन रहा, तो क्या होता है, कुछ जो प्रांतीय शासक थे वो स्वतंत्र राज्य की नींव रखे थे, जिसमें जौनपुर, गुजरात और मालवा था। लेकिन शेर शाह के शासन काल तक मालवा की जो स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी, यानी पर यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत नहीं रह गई थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए शेर शाह सूरी ने जो है मालवा पर जीत हासिल कर ली। तो दो ये हुए। तीसरा है रायसीन का अभियान, ये हुआ था 1543 में। इस अभियान में उसने क्या किया था कि धोखे से जो वहां का राजपूत शासक था पुरनमल, क्या नाम था, पुरनमल, इसे मार डाला था। यहाँ पर शेर शाह सूरी ने कूटनीति, कह सकते हैं कूटनीतिक नीतियों को अपनाया था और फिर जीत हासिल की थी। लेकिन जब पुरनमल की हत्या या मारा जाता है पुरनमल, तो फिर इसकी स्त्री और इसके साथ जितने भी सेनापति मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे, उन सभी स्त्रियों ने इन पुरनमल की स्त्री के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। कई बार चर्चा हुई है जौहर के बारे में हमारे सेशन में। आप सभी जानते हैं कि जौहर जो है एक राजपूत समाज में चलने वाली प्रथा है, जिसमें किसी स्त्री का जब पति मर जाता है, जैसे कि सती प्रथा थी, ठीक उसी प्रकार का है। पर सती प्रथा में है कि उसमें जबरदस्ती, इसमें स्त्री थी स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा करती है, और स्त्री क्या करती थी कि वो आग में कूद जाती थी। अब ये पता नहीं इच्छा से या फिर एक प्रथा बना दी गई, तो वो मजबूर हो गई ऐसा करने के लिए, एक सामाजिक दबाव में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसकी पुरनमल की स्त्री और बाकी सभी स्त्रियों ने मिलकर जौहर कर लिया। और इसलिए कहा जाता है कि शेर शाह के शासन काल में जो रायसीन का अभियान है वो उसके लिए एक कलंक माना जाता है, क्योंकि इतनी स्त्रियों ने इस वजह से हत्या की। नेक्स्ट है मारवाड़ का अभियान। राजस्थान का क्षेत्र जानते हैं। 1545 में यहाँ का जो शासक था मालदेव। ये जो अभियान है शेर शाह के शासन का सबसे कठोर या लंबे समय तक चलने वाला भी कह सकते हैं अभियान है। इसमें क्या हुआ था, जब मालदेव वहां के शासक थे, कब बने थे, 1532 में, 1532 ईस्वी में ये वहां गद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने पूरे पश्चिम और उत्तर राजस्थान, यानी पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान पर पूरा अपना अधिकार कर लिया था। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने वहां पर एक भट्टी जनजाति होती है, उनकी सहायता से अजमेर पर, ये जो भट्टी जनजाति है मेनली जैसलमेर वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो इनकी सहायता से इन्होंने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। और फिर जो राजपूत शासकों में जो दो योग्य सेनापति थे, कुंपा और जैता, इन दोनों ने जो है इस युद्ध में काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन अंततः जो है कूटनीति से शेर शाह ने अपनी जीत हासिल कर ली। उसके पश्चात जो सबसे अंतिम उसके शासनकाल का युद्ध था वो था कालिंजर का अभियान 1545 में। इस अभियान में क्या हुआ था कि ये अभियान एक नर्तकी के लिए हुआ था। अजीब आपको देख के भी मतलब सुन के लगेगा कि चलो एक नर्तकी के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें हत्या हो गई। जो यहाँ का कलिंजर का शासक था उस समय, अगर मैं बात करूं तो वो था किरत सिंह। शासक कौन था, किरत सिंह। तो एक नर्तकी थी इनके दरबार में, उसी नर्तकी को पाने के लिए शेर शाह सूरी ने ये युद्ध किया था किरत सिंह के साथ। और इस युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग किया गया था। हुआ क्या कि गलती से जब गोले बारूद मारा गया कालिंजर के किले को उड़ाने के लिए, यानी कालिंजर के किले को ध्वस्त करने के लिए जब गोले बारूद का प्रयोग किया जा रहा था, तो गलती से एक गोला जो है दीवार से टकराता हुआ, जहां बारूदों का इकट्ठा रखा हुआ था, गोले बारूद रखे हुए थे, उन पे जा गिरा और फिर आग लग गई और उसमें जो है शेर शाह और बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो उसी समय में 1545 में जो है शेर शाह सूरी की कालिंजर में हत्या हो जाती है। और उसके बाद उनका जो पुत्र जलाल खां है वो शासक बनता है। तो अभी जो हाँ मृत्यु 22 में 1545 को हुआ था।
तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सभी शेरशाह सूरी से ही संबंधित करने वाले हैं। हमने कहानी समझ लिया, कैसे वो उनका जन्म हुआ, कैसे फिर वो जागीरदार नियुक्त होते हैं, फिर वो बहार खां लोहानी के यहाँ उसके पुत्र का संरक्षण, फिर वो बाबर के सेना में भी काम करते हैं, महमूद लोदी के साथ भी वो काम करते हैं। फिर जब वो सूरी वंश की नींव रखते हैं या दिल्ली और आगरा पे जब शासन करते हैं, तो फिर कुछ प्रमुख अभियानों को करते हैं और उन्हीं के साथ जो है उनका अंत हो जाता है। क्योंकि एक बहुत अच्छे प्रशासक थे, शेरशाह सूरी जो था एक बहुत अच्छा प्रशासक था, एक योग्य सैनिक भी था। तो हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था में बहुत सुधार किए थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर हम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखते हैं। वैसे ही ठीक शेरशाह सूरी ने भी भू राजस्व में सुधार के लिए कुछ कार्य किए थे। तो अब जो हमारी चर्चा होने वाली है उनसे संबंधित होने वाली है। प्रशासनिक व्यवस्था में एक कहा जाता है कि अगर साम्राज्य निर्माता या फिर निर्माण या फिर प्रशासक, एक प्रशासक के रूप में अगर देखा जाए, यानी कि एक साम्राज्य के निर्माण करने में या फिर एक प्रशासक के रूप में अगर शेरशाह सूरी को देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये अकबर का पूर्वगामी, यानी अकबर से पहले जो एक प्रमुख शासक था जिसने दिल्ली और आगरा पर शासन किया, वो था शेरशाह सूरी। या अकबर ने का जो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था रही या फिर भू राजस्व व्यवस्था रही, वो शेरशाह सूरी की व्यवस्थाओं से मिलती जुलती रही। राजधानी कहाँ बनाई, तो याद रखिएगा दिल्ली को नहीं बल्कि आगरा को। शेरशाह सूरी ने जो शासन किया था वो दिल्ली को राजधानी बनाकर नहीं, बल्कि राजधानी जो थी उनके शासनकाल में आगरा थी। इसके अलावा केंद्रीय शासन की अगर मैं बात करूं तो एक तंत्रात्मक शासन पद्धति। इसका मतलब क्या, यानी कि जो शासक या राजा है वो ही सर्वोच्च होगा। जितने भी नियम होंगे, जितने भी कानून होंगे, जो कोई अंतिम जो निर्णय होगा वो शासक का ही होगा, यानी कि उसमें किसी और का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। भले ही, क्योंकि एक प्रशासन को चलाने के लिए, अब सोचिए हमने चर्चा की कि जो साम्राज्य का विस्तार था वो बंगाल से लेकर सिंध तक था। तो एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं कि एक व्यक्ति पूरे बंगाल से लेकर सिंध तक के क्षेत्र पर देख सकता है कि कहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या सुधार है, कौन सी सैनिक। तो सूबों में, यानी कि प्रांत उस समय सूबे कहलाते थे, तो सूबों में उन्होंने कई सूबों में अपने साम्राज्य को विभाजित किया था और कई अलग अलग विभागों का निर्माण भी किया था। जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उन्होंने कई जो है विभागों का निर्माण किया था। लेकिन जो इनकी शासन थी वो एक तंत्रात्मक ही थे, यानी कि जो अंतिम निर्णय था वो राजा का होता था। सैन्य में जो चुनना था या फिर जो सेनापति जो सेनापति इनके यहाँ होते थे वो राजा चुनता था, ना कि कोई विभाग के द्वारा चुना जाता था। इसके अलावा शेरशाह जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिक मामले तीनों का प्रमुख यही था, यानी कोई भी अंतिम निर्णय लेना हो उसमें भी राजा ही, कोई भी कार्य करने से पहले या फिर सैनिक मामलों में, क्योंकि भले ही इनके शासन काल में सैन्य विभाग था, एक सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज के नाम से, लेकिन जो सैनिकों को चुनना होता था कि कौन से सैनिक किस पद पे होंगे, कौन से, वो कौन करता था, तो वो निर्णय जो होता था वो शासक का होता था। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों के हेतु प्रमुख विभाग, अभी मैंने चर्चा की थी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को एक व्यक्ति संभाले ये बहुत ही मुश्किल काम है, और इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों यानी कि सूबों में विभाजित किया था, और उन सूबों का जो हेड होता था वो सूबेदार कहलाता था। और याद रखिएगा जो सूबेदार होता था वो या तो राजा का पुत्र होता था या फिर राजा का बहुत क्लोज कोई हो,
ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को सूबा दिया जाता था, क्योंकि एक सूबेदार का काम होता था कि वो पूरे सूबे के प्रशासनिक व्यवस्था को देखे। तो वो या तो अपने पुत्र को या फिर बहुत जो क्लोज पर्सन होता था, यानी उनके बहुत ही निकट संबंधी होते थे, उन्हें ही सूबेदार के पद पर नियुक्त करते थे। तो अगर प्रशासनिक प्रमुख विभागों की मैं बात करूं, तो प्रमुख विभागों में एक था दीवान ए वजारत। ये आर्थिक मामलों को देखता था, यानी क्या फिर लेन देन कैसे, कहां पर कोष में कितना आय, ये सब देखता था। और इसका जो अध्यक्ष होता था, यानी जो हेड होता था, वो वजीर कहलाता था। यानी कि जो आर्थिक मामलों का प्रमुख होता था, वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में वजीर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा दीवान ए आरिज या अर्ज भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, अर्ज भी कहा जाता था। ये सैन्य संबंधी कार्यों को देखता था। और इसका जो अध्यक्ष होता था, जो हेड होता था, वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो अध्यक्ष होता था, जो कि सैन्य संबंधी कार्यों को देखता था, ये सैनिक नियुक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि सैनिक नियुक्त कौन करता था? वो स्वयं राजा करता था। वो सैनिक को उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त करता था, ना कि पद के आधार पर या फिर वंशानुगत तरीके से। ये बात याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी के समय भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह योग्यता के आधार पर सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, ना कि वंशानुगत तरीके से नियुक्ति की जाती थी। तो ये काम इनका नहीं होता था, सिर्फ ये कार्यों को देखते थे सैनिक। जैसे कि सैन्यों की जो हुलिया लेना होता था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो दाग एवं हुलिया प्रथा थी, वो शेर शाह सूरी के समय भी पुनर्जीवित होती है। और जैसे हुलिया लेने का कार्य हुआ, तो ये सब कार्य करता था आरिज मुमालिक, बल्कि नियुक्ति कौन करता था? स्वयं राजा। दीवान ए रिलाशत जो होता था, राज्यों का पत्र व्यवहार, यानी पत्र से संबंधी जो आना जाना, कहाँ से संचार। अब आजकल की तरह तो संचार के साधन थे नहीं कि नंबर घुमाया कहाँ पर जहां भी मन कर, तो उस समय पत्रों के माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह बातों को पहुंचाया जाता था। कोई भी संचार होते थे, राजा के बीच युद्ध की बात होती थी या कोई भी, तो वो काम करते थे ये। इसके अलावा दीवान ए इंसा जो होते थे, ये सामान्य प्रशासन, यानी प्रशासन के जो सामान्य कार्य होते थे, इन्हें देखने का कार्य जो करते थे, वो दीवान ए इंसा विभाग वाले। इसके अतिरिक्त दीवान ए कजा जो थे, आय विभाग, यानी कौन कौन से प्रमुख आय। वैसे भी आय के प्रमुख साधन जो थे वो भूमि से ही थे, लेकिन और किन किन साधनों से कुछ और प्रमुख जो है कर लगाए जाते थे। तो कहां से आय कितना प्राप्त हो रहा है, इन सभी का लेखा जोखा जो रखना था, वो कौन रखता था? वो काजी रखता था। और उसके विभाग को किस नाम से जाना जाता था? काजी के विभाग को दीवान ए कजा कहा जाता था। दीवान ए बरीद, गुप्तचर विभाग। चाहे प्राचीन समय काल की बात हो या फिर मध्यकालीन की बात हो, गुप्तचर बहुत प्रमुख थे, क्योंकि एक संचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, किसी भी मतलब अभी कौन से जो राजा या किसी शत्रु देश राष्ट्र द्वारा, किसी शत्रु राजा द्वारा कब जो है राजा पर कोई प्रहार कर लिया जाएगा, युद्ध किया जाएगा, इसके लिए गुप्तचर बहुत जरूरी होते थे। क्योंकि सेना में भी होता था, क्योंकि कुछ लोग भले ही आपके साथ हों पर वो किसी और भी राजा के साथ मिले होते हैं, तो इन सभी जानकारियों के लिए गुप्तचर बहुत महत्वपूर्ण होते थे। तो गुप्तचर विभाग इनके शासनकाल में भी काफी महत्वपूर्ण था। तो उनके लिए जो था दीवान ए बरीद। ऐसे प्रमुख विभागों की चर्चा जब हम तुगलक के बारे में पढ़े थे, तो वहां पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है प्रमुख विभागों का निर्माण किया गया था। ठीक वैसे ही शेर शाह सूरी ने कई विभागों को, प्रशासन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए किया था। इसके अलावा इन्होंने अपने साम्राज्य को, क्योंकि जो बंगाल से सिंध तक का पूरा साम्राज्य था, उसके लिए प्रांतों में विभक्त किया था। और प्रांत याद रखिएगा सूबा कहलाता था उस समय, और सूबे का जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। सूबेदार। और ये सूबेदार कौन होता था? या तो पुत्र हो या फिर कोई बहुत ही नजदीकी का संबंधित हो, निकट संबंधी, वही सूबेदार नियुक्त किया जाता था।
सुल्तान का, सुल्तान यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? जो शासक होता था। तो सुल्तान, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के भी जो प्रमुख शासक थे वो सुल्तान कहे जाते थे, लेकिन मुगलों के समय बादशाह कहे जाने लगे या फिर सम्राट। और फिर जो सूरी वंश था या फिर द्वितीय, ये भी सुल्तान कहलाते हैं। तो जो शासक या राजा होता था ये इक्ताओं पर कठोर नियंत्रण रखता था, क्योंकि इक्ता जो होते थे इन्हीं के हाथों में होता था, और इक्ता पे जो वहां का इक्तेदार होता था उस पे कठोर नियंत्रण ये रखते थे कि कैसे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, आय के क्या क्या प्राप्त हो रहा है। और इन्हीं इक्ताओं को आगे सरकार में यानी जिले में विभाजित किया गया है। इसके शासनकाल में हम देखेंगे कि जो इक्ता है वो सरकार में विभाजित होते हैं, और फिर सरकार परगने में, और परगना जो है ग्राम में, और ग्राम जो है किसी भी समय काल की सबसे छोटी इकाई रही है। शेरशाह के अगर स्थानीय शासन के हम कहें तो 3 भाग में थे। पहले सरकार, जो कि जिला कह सकते हैं, उसके बाद परगना और ग्राम, और सरकार, इक्ताओं को सरकार में विभाजित किया गया था, याद रखिएगा। इक्ताओं को सरकार में विभक्त किया गया, और सरकार में 2 प्रमुख, यानी जो ये सरकार है इसमें 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन? एक होता था सिकदार ए सिकदारान, और इसका कार्य क्या होता था? सामान्य प्रशासन को देखना। सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन में जो भी हो इसे संभालना जो होता था वो सिकदार ए सिकदारान का होता था। और एक होता था मुंसिफ ए मुंसिफान, जो था न्याय को न्याय करना होता था। किसी भी मुद्दे पे अंतिम जो निर्णय होता था सरकार जिले में, तो वो होता था मुंसिफ है मुंसिफान का। जब सरकार के बाद परगने में विभाजित किया जाता था तो प्रत्येक परगने में एक सिकदार नियुक्त किया जाता था। सिकदार, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सरायों का भी निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ है, तो सरायों का भी जो प्रमुख होता था वो भी सिकदार कहलाता था, और जो परगने का भी होता था वो सिकदार एक होता था। यानी एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था जो लेखा जोखा, एक फौतदार होता था। फौतदार खजांची को कहते हैं, खजांची होते हैं क्योंकि ये थोड़ा अजीब। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष यानी जो लेन देन के मामले जो भी हो, कोष में कितना आ रहा है, फंड जितना भी, तो वो होते थे। और कारकुन, कारकुन 2 होते थे, और कारकुन का अर्थ अगर अभी के देखा जाए तो क्लर्क। जैसे अभी किसी जगह पर काम करने के लिए क्लर्क होते हैं ताकि वो देखे जो भी फाइलें आती हैं सब कुछ, उस यहाँ भी कारकुन जो होते थे क्लर्क होते थे। तो सिकदार भी होता था, मुंसिफ भी होता था, फौतदार यानी कोषाध्यक्ष भी होता था, और 2 क्लर्क होते थे एक परगने को, प्रशासन को देखने के लिए। और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम प्रशासन की होती थी, और इसका प्रमुख जो होता था वो मुखिया होता था। लेकिन मुखिया, याद रखिएगा, गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। ये ग्रामीणों द्वारा ही नियुक्त होता था, ये किसी सरकार द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता था। तो यहां तक हमने शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था पर को देखा, यानी कि उसमें हमने उनके प्रशासन को किस तरह कई भागों में, पहले तो पूरा साम्राज्य को उन्होंने सूबों में विभाजित किया था, जो कि प्रांत सूबे हुए। फिर इक्ता पर जो है पूरी तरह उन्हीं का नियंत्रण होता था, तो उन इक्ताओं को इन्होंने किसमें विभाजित किया? सरकार, जो कि जिला के बराबर होते थे। सरकार को फिर किस में विभाजित किया गया? परगना में। और सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परगना फिर विभाजित किस में हो जाती थी? वो ग्रामों में विभाजित हो जाती थी। उसके बाद हम अब राजस्व व्यवस्था की करें, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके समय जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार थी, या फिर वित्तीय उसमें भी वित्तीय स्थिति कैसी थी, सिक्कों में क्या थी, अलग अलग जो राजस्व व्यवस्था में थी। तो सबसे पहले तो इन्होंने भू राजस्व के लिए, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने भू राजस्व को व्यवस्थित तरीके से काफी बदलाव किए थे इन्होंने। तो सबसे बड़ा जो एक बदलाव इन्होंने किया था
भूमि की वास्तविक माप के लिए, क्योंकि ऐसे ही पहले जो है अनुमान लगा लिया जाता था कितना है, वो अनुमान के आधार पर आप देखेंगे कि भू राजस्व किस आधार पर मिलता था, या तो फसल कितना हुआ उस आधार पर मिलता था, या फिर एक अनुमान की भूमि की जो है क्षेत्रफल भूमि का इतना है उस आधार पर ले लिया जाता था। कई बार पिछले साल उपज कितनी हुई उस आधार पर, फिर भूमि की उपज कैसी है उस आधार पर। लेकिन इन्होंने जो भू राजस्व में सुधार किया शेरशाह सूरी ने, वास्तविक माप एक इनका काफी ही क्या बोलते हैं विश्वसनीय अधिकारी था, उसका नाम था अहमद खां। अहमद खां के नेतृत्व में इन्होंने वास्तविक माप कराई भूमि की, और वो क्या नाम दिया गया, गज ए सिकंदरी। और ठीक ऐसा ही आप अकबर के शासनकाल में पढ़ेंगे, गज ए इलाही। तो यहाँ जो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था, तो उस समय सन के रस्सी का, सन का रस्सी, सन आप समझते हैं जूट जो होती है, उसके जूट के रस्सी का प्रयोग किया गया भूमि को मापने के लिए। वहीं अकबर के शासनकाल में जो गज ए इलाही कहा जाता है, उसमें लोहे की जंजीर का प्रयोग होने लगा भूमि की माप के लिए। तो ये एक प्रमुख कार्य किया। इसके साथ ही किसानों को शोषण से बचाने के लिए, क्योंकि उस समय किसानों का शोषण बहुत होता था, अगर भूमि के अनुमान पर लगाया जाता था और फसल अच्छी नहीं हुई तो भी भू राजस्व अधिक देना पड़ता था किसानों को। फसल के आधार पे हुई तो भी फसल नहीं अच्छी हो पाई तो भी होता था कि क्या बोलते हैं, भूमि फसल के आधार पे होती थी तो चलिए किसान को इतना नुकसान नहीं होता था, पर भूमि के आधार पर हो गई, उस समय नहीं हुई फसल। कई बार क्या होता था, फसल जितनी खेत में लगी है उस आधार पे बटाई होती थी। कई बार क्या होता है, फसल जब निकाल ली जाती थी उस आधार पे बटाई कर दी जाती थी। तो किसानों को शोषण से बचाने के लिए दो रूल लाए, पट्टा और कबूलियत। तो हम एक तरफ से कह सकते हैं कि पट्टा जो था ये एक तरह से राजकीय पत्र था। क्या था? इसमें जो है उस भूमि का क्षेत्र कितना है, उससे उत्पादन क्या है, क्या उत्पादकता रही है, इन सभी के बारे में इसमें। और कबूलियत को हम कह सकते हैं कि एक तरह से सहमति पत्र था जो कि किसानों से लिया जाता था, सहमति ले लिया जाता था। तो ये एक प्रमुख कार्य हुआ था जिसमें क्या होता था, पट्टा में, पट्टा एक राजकीय पत्र था जिसमें उपज का क्षेत्र कितना है, उत्पादन कितना है और भू राजस्व की जानकारी सब कुछ लिखी जाती थी। यानी कि सब कुछ, अगर क्षेत्र इतना है उसमें उत्पादन इतना होगा तो भू राजस्व इतना प्रतिशत लगेगा, इन सब के बारे में जो है डाटा लिखा होता था। और जो सहमति पत्र यानी कबूलियत थी ये किसानों से ली जाती थी। ऐसा नहीं कि ये जो कुछ भी हो रहा है किसानों से जबरन तरीके से कराया जा रहा है, यानी किसानों की पूर्ण सहमति के साथ जो है ये कार्य किए जा रहे थे। तो वो जो था सहमति पत्र था, कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता है। और इतना ही नहीं, शेरशाह सूरी ने जो है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत हमने जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था की चर्चा की थी। तो हमने जब रैयतवाड़ी की चर्चा की थी तो उसमें क्या था कि उसमें किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जो था उनका संबंध होता था, यानी किसान कितना दे रहे हैं सीधे, उसमें बिचौलिया नहीं होता था। जैसे जमींदारी व्यवस्था में क्या थी, बिचौलिया होता था जमींदार, और ये किसानों से कुछ लेता था, अंग्रेजों को कुछ देता था, लेकिन रैयत में किसान और अंग्रेज एक साथ थे। तो ठीक ऐसी ही व्यवस्था लगान की किसने शुरू, रैयतवाड़ी पद्धति हमें शेरशाह के समय ही भी नजर आती है, यानी किसानों से प्रत्यक्ष जो था इनका संबंध था। लगान जो था प्राचीन समय काल से ही हम देखते हैं कि नकद और अनाज दोनों ही रूप में था। प्राचीन काल में शुरू में जो था अनाज मेन होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नकद और अनाज दोनों में। लेकिन किसी भी शासक के समय जब नकद और अनाज दोनों ही लगान के रूप में लिया जाने लगा तो नकद को जो है वरीयता ज्यादा दी जाती थी, चाहे वो किसी भी समय काल में आप देखेंगे तो दोनों ही रूप में ली जाती थी। और भूमि के किस्म यानी भूमि का जो है उपजाऊ कितना है, क्योंकि कोई भूमि होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है, कोई भूमि कम उपजाऊ होती है। तो एक तो इस आधार पे और दूसरा फसलों के आधार पे, यानी फसल कैसी हुई है, इन दोनों ही आधार पर
या फिर कैसी फसल, खाद्यान्न फसलें हैं, नकदी फसलें उपजाई जा रही है, इन दोनों ही आधारों पर जो है वो उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था। यानी भूमि की उपज कैसी है, फसल कैसा हुआ, इन दोनों का पहले औसत निकाला जाता था और उस आधार पे जो है भू राजस्व वसूला जाता था। और भू राजस्व कितना था, तो उत्पादन का 1/3 यानी 1/3 भाग जो है वो वसूला जाता था। लेकिन जो मुल्तान का क्षेत्र था, याद रखिएगा, जो पश्चिमी प्रांत में मुल्तान का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी प्रांत का, वहां पर जो था 1/4 था। यानी बाकी क्षेत्रों में जो था 1/3 था, लेकिन जो मुल्तान का क्षेत्र था वहां पे भू राजस्व जो वसूल की जाती थी 1/4। लगान के अतिरिक्त और भी, क्योंकि मैंने कहा था कि आय के मुख्य साधन भले ही भूमि थे, क्या बोलते हैं, जो भूमि से उत्पादन था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ होते थे। तो लगान के अतिरिक्त किसानों से जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क लिया जाता था, क्योंकि सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है भूमि का, ये सब। तो ये जो शुल्क लिया जाता था, जरिमाना, ये होता था 2.5% उत्पादन जितना होता था उसका। और इसके अतिरिक्त एक और लिया जाता था महाशिलान, जो कि कर संग्रह शुल्क होता था, ये होता था 5%। ये 2 कर और भी लिए जाते थे। यानी भू राजस्व के अतिरिक्त, जो लगानों के अतिरिक्त जो 2 लिए जाते थे, जिसमें एक जरिमाना था, सर्वेक्षण शुल्क, और एक महाशिलाना यानी कर संग्रह शुल्क के रूप में लिया जाता था। मैंने पहले भी चर्चा की, क्योंकि गुप्तचर विभाग बहुत मुख्य होता था। डाक व्यवस्था बलबन के समय में भी हमने देखा था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, तो डाक व्यवस्था इन सबों के लिए। तो संपूर्ण राज्य में इसके अतिरिक्त इन्होंने संपूर्ण राज्य में सराय क्या होता है, ठहरने का स्थान। यानी क्योंकि प्राचीन समय में परिवहन के क्या साधन थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी, तो दूर दूर तक संचार करने के लिए, परिवहन करने के लिए, संचार नहीं, लंबी मतलब 2 3 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जाना है गुजर, तो बीच बीच में सरायों का निर्माण कर दिया जाता था, ताकि क्या है, वहां पर जो लोग हैं वो ठहर सके, रात्रि में आराम कर सके और फिर जो है वहां से अपनी यात्रा शुरू की। तो इन्होंने बहुत सारे सरायों का, बाजारों का, अन्य स्थानों पर गुप्तचर विभाग, यानी कि इन स्थानों पर जो है शेरशाह सूरी ने सरायों पर, बाजारों पर गुप्तचरों को नियुक्त किया, ताकि जो भी जानकारियां है इकट्ठी हो। वहां पे जब लोग ठहरेंगे तो बात करेंगे, बाजारों में भी जब लोग इकट्ठा होंगे तो बात करेंगे। तो उन स्थानों पर गुप्तचरों को नियुक्त किया, ताकि जो भी जानकारियां हो वो राजा के पास आए। और देश के प्रत्येक भाग में रोज खबर पहुंचाने के लिए, ताकि मतलब जो पूरा साम्राज्य है वहां पे खबर आसानी से पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने बड़ी संख्या में घोड़े रखे थे, ताकि घुड़सवार जो है जितना जल्दी हो सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार को पहुंचा सके। इसके अलावा अगर मैं सैन्य व्यवस्था की बात करूं, उनके समय काल की सैन्य व्यवस्था की, तो शेरशाह स्वयं, कई बार चर्चा हुई आज के सेशन में, क्योंकि वो स्वयं सेना को नियुक्त करता था, ना कि जो दीवान आरिज होता था, जिसमें आरिज मुमालिक नाम का अध्यक्ष होता था, वो नहीं नियुक्त करता था, वो सिर्फ सेना संबंधी कार्यों को देखता था। तो शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था, यानी सबसे मुख्य था, और स्वयं उनकी भर्ती करता था। और किस आधार पर, योग्यता के आधार पे, जिस तरह की अलाउद्दीन खिलजी भी करता था। और इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह दाग एवं हुलिया प्रथा को पुनर्जीवित किया था, यानी उनकी जो प्रथा थी उसे पुनर्जीवित। दाग किसके लिए होता था, घोड़ों के लिए, और हुलिया सैनिकों का हुलिया लिया जाता था, यानी पूरा सैनिक के बारे में जो है दर्ज किया जाता था, उसके चरित्र के बारे में, कहाँ से है, कहाँ किस किस युद्ध में शामिल रहा है, तो पूरा जो चरित्र कह सकते हैं चित्रण किया जाता है या विवरण किया जाता है, तो वो किया जाता था। वेतन भी इसी आधार पर निर्धारित होते थे, योग्यता के आधार पर, जितना योग्य होगा सैनिक उतना जो होगा वेतन उसका अधिक होगा। इसके अतिरिक्त सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जो सिपाही होते थे उनको सीधा जो है भर्ती, जैसे कि अलाउद्दीन ने नकद वेतन देना शुरू किया था सेनाओं को,
इसने क्या किया था, सिपाहियों को सीधी भर्ती, ऐसे नहीं कि वंशानुगत तरीके से आप आ सकते हैं, आपके पिता अगर हैं तो आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं, योग्यता के आधार पर किया था। तो सिपाहियों की सीधी भर्ती की थी। शेरशाह के सेना में घुड़सवार, पैदल, हाथी और पर्याप्त तोपखाने थे, क्योंकि इसी तोपखानों का प्रयोग कहां हुआ था, गोला और बारूद का, कालिंजर के युद्ध में, जिसमें कि शेरशाह सूरी मारा गया। तो सर्वाधिक जो थे वो थे इसके यहाँ घुड़सवार। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में जो सेना में शामिल थे वो थे घुड़सवार। पुलिस व्यवस्था में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा उस क्षेत्र में शांति बहाल रखना या शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य होगा। अब किसी पर इस बात का नहीं अर्थ होगा कि हाँ, अगर आप इस क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं, किसी भी क्षेत्र में के लिए अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उस क्षेत्र के शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य पूरा और पूरा उसी के हाथों में रहता है, और इसी को हम कहते हैं स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसके अलावा शेरशाह ने बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया था, उनकी मरम्मत करवाई थी, यात्रियों को ठहरने के लिए सराय, और सराय का जो एक प्रमुख, हर सराय पर एक प्रमुख रखा जाता था देखरेख के लिए, उसके क्या बोल सकते हैं, उस सराय के संरक्षण के लिए, देखरेख के लिए, तो वो कहलाता था सिकदार। और सिकदार की चर्चा हमने कहाँ की थी, परगने में, कि प्रत्येक परगने में जो है एक सिकदार नियुक्त होता था, तो सरायों में भी नियुक्त होता था। शेरशाह ने जिन प्रमुख सड़कों का निर्माण किया था उसमें 4 सड़कें जो है वो प्रमुख है। पहली है बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक, और यही सड़क है, ये कहलाती थी सड़क ए आजम, ए आजम। उसके बाद फिर ये किस नाम से जानी जाती थी, शेरशाह सूरी मार्ग, सूरी मार्ग। और फिर बाद में जब लॉर्ड ऑकलैंड बनता है, क्या बोलते हैं, भारत का वायसराय, तो ये क्या कर देता है, इसे जीटी रोड कर देता है। जो अभी जीटी रोड है, जीटी रोड यही है जो इसने किसने किया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने, इसका नाम बदलकर। और लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो 1839 से 42 तक ये शासक रहा था लॉर्ड ऑकलैंड, और इसी ने शेरशाही सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था, जीटी रोड, और अभी भी जो नाम से जीटी रोड। आगरा से दूसरा बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर होते चित्तौड़ तक, और एक लाहौर से मुल्तान, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत में लाहौर से मुल्तान। तो ये कुछ प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसके अलावा अगर हम वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत देखें और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में शेरशाह के शासनकाल में जो है बहुत, इसके समय काल की अगर बात की तो बहुत सारी मिलावटी सिक्के प्रचलित थे। तो इसने फिर क्या किया, एक नए प्रकार से मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, और इसने चांदी के, उन्होंने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पे शुद्ध चांदी के सिक्के, रुपया, चांदी वाले रुपया कहलाते थे, और तांबे का दाम शुरू किया। तो ये होता था 180 ग्रेन का जो चांदी का होता था, और जो तांबे का दाम होता था ये 380 ग्रेन का होता था। और इन दोनों के अनुपात की अगर मैं बात करूं, चांदी अनुपात तांबा, तो ये 164 होता था सिक्कों पर। और इतना ही नहीं, दाम, यानी कि जो तांबे के सिक्के होते थे उसके आधे, चौथाई और 16वें भाग में भी अनेक, यानी तांबे के और भी अलग अलग तरह के सिक्के जो हैं शेरशाह ने जारी किए। इसके अलावा सिक्कों पे अपना नाम, यानी शेरशाह का अपना जो पद था सुल्तान, और टकसाल, टकसाल आप सभी समझते होंगे, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उन्हें हम टकसाल कहते हैं। तो इनका नाम अरबी में, और इसके अलावा देवनागरी लिपि, दोनों ही भाषाओं में या लिपि में, अरबी में और अरबी भाषा और देवनागरी लिपि, इनमें जो है सिक्कों पर अंकित करवाया, यानी अपना नाम, पद का नाम और टकसाल का नाम।
स्मिथ कहता है कि यह रुपया ही वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। जो स्मिथ था इतिहासकार, उसका ये कहना था। कभी मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट पूछ दिया जाए कि किसके बारे में कहा या किसने, तो बस एक नजर ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला की बात करें तो शेरशाह के समय के स्थापत्य कलाओं में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे दिल्ली का पुराना किला जो है वो हुआ, या फिर शेरशाह का जो मकबरा है वो भी फेमस है क्योंकि वो अष्टकोणीय मकबरा का उदाहरण है। हुमायूं द्वारा जो निर्मित दीन पनाह था, इसी दीन पनाह के सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु होती है और इसी सीढ़ियों दीन पनाह को तुड़वाकर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया है। आपने सुना होगा दिल्ली का जो पुराना किला कई बार इसका, और इसमें किला एक कुन्हा, क्या है, किला एक कुन्हा नामक जो है मस्जिद का भी निर्माण करवाया। अपने साम्राज्य का, इसकी चर्चा हमने पहले ही की थी कि जो उत्तर पश्चिम जो प्रांत था उससे सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम, जो कि उस समय सहसराम बिहार में रोहतास जो है, सासाराम के मकबरे का पूर्वकालीन स्थापत्य कला की, यानी जो इनका मकबरा है सासाराम में, वो कहा जाता है कि पूर्वकालीन स्थापत्य कला की पराकाष्ठ और नवीन शैली के प्रारंभ का प्रद्योतक माना जाता है। और यहाँ तक कि कनिंघम, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे इतिहासकार या पुरातात्विक, उन्होंने कहा था कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। और यही जो मकबरा है सासाराम का मकबरा, ये अष्टकोणीय मकबरा का उदाहरण है, याद रखिएगा, अष्टकोणीय। काफी फेमस है बिहार में जो सासाराम का शेरशाह का मकबरा है। और अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह की प्रशंसा में कहा था कि बुद्धिमता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। ये किसके बारे में कहा गया है, याद रखिएगा, तो शेरशाह के बारे में, शेरशाह के बारे में। अब जब 1445 में, क्योंकि लंबे समय तक शासक तो रहा नहीं, जब 1445 में मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी के कालिंजर के अभियान के तहत, गोला मतलब बारूद में आग लगने से, तो हुमायूं क्या करता है, ईरान का जो शासक, क्योंकि हुमायूं जब निष्कासित हुआ था तो सिंध के रास्ते ईरान पहुंच गया था, तो वहां के शासक के या शाह की सहायता से सबसे पहले 1545 में वो काबुल और कंधार पर अधिकार करता है। फिर वो जब 1553 में किसकी मृत्यु हो जाती है, इस्लाम शाह, जो कि जलाल खां था, इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके शासक बना था, तो ये 1553 तक शासक रहा था। 45 से 53 तक जो है इस्लाम शाह शासक रहता है। तो जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात जो सूरी वंश है उनका विघटन शुरू हो जाता है। तो फिर हुमायूं क्या करता है, फिर धीरे धीरे हुमायूं 1540 कह सकते हैं, हाँ 1544 में पेशावर आता है। पेशावर आकर फिर ये लाहौर पर 55 में अधिकार करता है। फिर 55 में ही ये मछुआड़ा जो स्थान है वहां से पूरे पंजाब प्रांत अब मुगलों के अधीन हो जाता है। और फिर 1555 में क्या होता है, सरहिंद के युद्ध में ये सूरी जो शासक होता है उसे पराजित करके फिर से जो है मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर देता है। तो शेरशाह के पश्चात इसका पुत्र जलाल खां शासक बनता है 45 से 53, और किस उपाधि या किस नाम से, तो इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। इस्लाम शाह तक तो तब भी थोड़ा सा शासन व्यवस्था सही रहा, लेकिन इसके मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र फिरोज खां शासन बनता है। बहुत कम समय तक ये शासक रहता है और फिर इसकी हत्या करके कौन शासक बन जाता है, मुबारिज खां। 1553 में ये जब शासक बनता है तो ये मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। क्या? मोहम्मद आदिल शाह की। और इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, जिसके मध्य यानी अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था।
मोहम्मद आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री हेमू था, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 की घटना है, अकबर से पराजित हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, और जिसमें पराजित कौन हुआ था? वो हुआ था हेमू। तो ये जब शासक बनता है मोहम्मद आदिल शाह, उसके बाद फिर 5555 में सरहिंद पंजाब प्रांत, जो कि पंजाब का प्रांत है, वहां पर है सरहिंद, वहां पर हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर, अब यानी कि मोहम्मद आदिल शाह के पश्चात जो शासक बना था कौन? सिकंदर शाह सूरी शासक बना था। और इसको किस युद्ध के नाम से जानते हैं? 15 से 55 की घटना को तो सरहिंद का युद्ध कहते हैं इसे। और इसी युद्ध में क्या होता है? सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके हुमायूं क्या है, पुनः से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, और फिर से जो है एक बार मुगल साम्राज्य की जो है फिर से शुरुआत होती है। लेकिन फिर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। 56 में ही दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जो शासक बनता है वो अकबर शासक बनता है। तो कल के सेशन में हम अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर जो है मुगल साम्राज्य में एक प्रमुख शासक है। प्री एग्जाम में बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं उसके धार्मिक जो व्यवस्था रही, प्रशासनिक, राजनीतिक जो अभियान रहे, उन सब से। अब सूर्यवंश की अगर हम पतन पे नजर डालें तो 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। इनका पतन क्यों हुआ? एक तो अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी शेर शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी नियुक्त हुए वो अयोग्य रहे, बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया वो। इसके अलावा इन्होंने समाज का जो समस्त वर्ग था उनका समर्थन नहीं प्राप्त किया, बल्कि उनमें और भी ज्यादा फूट डाल दी, यानी अलगाव या फूट की स्थिति पैदा कर दी। ये कहीं ना कहीं इनके पतन का कारण बना। तो इससे फिर जब फूट डाला तो जनता में असंतोष पैदा हुआ। तो जब जनता में असंतोष की भावना पैदा हो गई तो फिर स्थिति और भी खराब होती गई। आपसी संघर्ष, क्योंकि हमने चर्चा भी की, ये आपस में ही एक दूसरे की हत्या कर शासक बनने लगे। यानी कि जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई 1553 में, तो 1553 से 1555 तक कई शासक बने। तो आपसी जो थे वो संबंध नहीं अच्छे थे, आपसी टकराव थे। तो ये कहीं ना कहीं, और राष्ट्रीय संगठन का नहीं होना, यानी आपसी जो है कोई भी संगठन नहीं था। तो ये सभी जो कारण थे सूर्यवंश के पतन के कारण बने। तो आज के सेशन में हमने सूर्यवंश या द्वितीय अफगान वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की। कल के सेशन में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सीधे सीधे सवाल जो हैं उससे पूछे भी जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप सभी मन लगाकर पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।